All right. Now, for that, we have to draw a circle. This is a circle of radius r. And if I open some angle here, let us call this angle to be theta. Can you tell me what will be the arc length? Let's call the arc length small l. Arc length का value बेटा बताओ. Theta radius में है. Theta r. Correct. So L will be r theta. This is our arc length. ये हमें by definition theta का definition ही आता है. By definition of theta arc length तो r theta होगा. Theta जो है theta must be in radians. Theta must be in radians. Next जो chord length होगी इसकी वो समझने की कोशिश करते हैं हम. Chord length कितना आएगा? Chord length मतलब है अगर मैं इसको यहां से सीधा यहां कनेक्ट करूंगा, ये वाली चीज याद करो. हमने जब यूनिट सर्कल पढ़ा था, यूनिट सर्कल में ये वाला लेंथ जो साइन थीटा आया था, तो हमने ये नहीं निकाला था उसमें. ओके, सो अब हम जो है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? यू बाइसेक्ट दिस एंगल थीटा. तो आपको मालूम है ये जब आप बाइसेक्टर बनाओगे, दिस विल बाइसेक्ट द कॉर्ड एट 90 डिग्री और आर्क को भी बाइसेक्ट करेगा ये. सो ये आपका एंगल हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस एंगल विल बी थीटा बाय 2. और अब आपको ये 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा होगा ये वाला, एंड दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, opposite to the 90 this will become the hypotenuse, and in opposite to the theta by 2 angle will be the perpendicular. So this length will be the half of chord. This is the half of chord, and half of chord, let's call the chord length be x. So x by 2. X by 2 will be equal to r hypotenuse multiplied by the sine of this is perpendicular equal to h sin theta. I must write it here. Perpendicular equals to h sin theta हुआ करता था पहले का. तो यहां से आ जाएगा x by 2 equal to r sin theta by 2. और फिर यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? x equals to r sin. ये कॉर्ड लेंथ होता है. Now, if theta is very small, तो आपको समझ में आना चाहिए कि chord length और arc length will become almost equal. Chord length and arc length will be almost equal. और ऐसा क्यों हो रहा है? याद करो small angle approximation क्या था? If theta is very small, then sin theta is almost equal to theta in radians. Sin this 2 will get cancelled by this 2. Again your L will x will be theta is very small, these two values will become more and more closer. Values become very close. Now after this we must find the area, और area हमें सबसे पहले चाहिए of sector. सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? इफ दिस इज थीटा, हाउ विल यू फाइंड आउट द एंगल ऑफ द सेक्टर? ओह सॉरी, एरिया ऑफ द सेक्टर. नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर बहुत इजी है. पूरा कंप्लीट जो एरिया होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर. ये सभी को पता है. अगर कोई थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, उसके बीच में एंगल आ रहा है, इफ द सेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर, तो उसका एरिया कितना होगा ये देखो कैसे निकालते हैं. अगर आपको पुराना फॉर्मूला याद है तो कैसे लिखते थे? थीटा ओवर 360, दिस इज द फ्रैक्शन. यहां पर एंगल डिग्रीज में रखते हैं. थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. क्या ये फॉर्मूला याद है? जल्दी से बता दो. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ओके, व्हाट इफ एंगल इज इन रेडियंस? तो अगर एंगल रेडियंस में तो थीटा बाय 2 पाई पड़ेगा मुझे, तभी सेम फ्रैक्शन, ये दोनों सेम होंगे. यहां पर थीटा डिग्रीज में, यहां पर रेडियंस में.
तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो गए, बाकी आपको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करना है, एंड योर रिजल्ट विल बी थीटा आर स्क्वायर बाय 2. यू मस्ट रिमेंबर दिस. एरिया ऑफ ए सेक्टर. उसके बाद आएगा हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट. फिर से एक सर्कल लेते हैं. एरिया ऑफ अ सेगमेंट में सेगमेंट होता है ये, कोई भी आपने कॉर्ड बनाया तो कॉर्ड के एक साइड पे ये जो एरिया होगा दिस विल बी योर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बोलेंगे इसको, और दूसरी साइड जो होगा वो मेजर सेगमेंट होगा. तो जनरली वी आर कंसर्न्ड विद माइनर सेगमेंट. मेजर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर में सबट्रैक्ट कर देना टोटल एरिया में से. So we want to know what is the area of this sector. Now the area of the sector can be written as the area of segment minus the triangle. ट्राइंगल दिख रहा होगा सबको. ये वाला ट्राइंगल अगर मैंने टोटल सेगमेंट में सबट्रैक्ट कर दिया तो सेगमेंट बच जाएगा. अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? इट इज हाफ बेस इनटू हाइट. इस ट्राइंगल के लिए अगर आप देखो बेस इसे मान लेते हैं, सपोज दिस इज द बेस, सो दिस बिकम्स द हाइट. द लेंथ ऑफ द बेस इज सेम एज कॉर्ड लेंथ. तो कॉर्ड लेंथ था 2r sin थीटा बाय 2. अभी डिराइव किया हमने थोड़ा देर पहले. कॉर्ड लेंथ तो ये है 2r sin थीटा बाय 2. जल्दी बोलो, ये वाला लेंथ कितना होगा? ये वाला r cos theta by 2. excellent. r cos theta by 2. And now if you want to find the area of triangle will be 2 half into 2r sin theta by 2 into r cos theta by 2. Theta by 2. All right. So 2 sin theta by 2 cos theta by 2 formula होता है. r cos theta, r square cos theta. r square cos theta. no सर sin theta. Sorry sir. हमें sin 2 theta का वैल्यू मालूम है. sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. वहां से हमने ये रखा, रिजल्ट आ गया. Now we can easily find the area of segment, and area of the segment will be, बोलो, area of segment हो जाएगा segment बता दिया करो यार, नहीं गलती मैं लिख दिया करो. area of the sector यानी complete sector का area will be segments area plus triangle area. Okay, segment का area plus triangle area. So यहाँ पर उल्टा लिख देता हूँ. So now area of the segment will be equal to sector minus triangle. अच्छा, आप ये काम करोगे तो दोनों देखो, ये एरिया ऑफ द सेक्टर है, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सबट्रैक्ट. व्हेन यू आर सबट्रैक्टिंग, पहले दिख रहा होगा r square by 2 will be common and you will get theta minus sin theta. This is the area of segment. Frustum. How many of you know what is frustum? What is frustum? Okay, you are raising your hand. Very good. All right. 2 लोगों ने बस हाथ उठाया, 3 लोगों ने हाथ उठाया. ओके. सो बाकी लोग फ्रस्टम आई थिंक बहुत से लोग जानते होंगे. कुछ लोगों ने दूसरा नाम सुना होगा इसका, ट्रंकेटेड कोन. ट्रंकेटेड कोन इसका मीनिंग है एक्चुअली. ट्रंकेटेड मतलब कट कर दिया आपने. तो कुछ इस टाइप का दिखने वाला एक शेप. जनरली पुराने जमाने में जो बाल्टियां होती थी, स्टील की बाल्टियां होती थी. आजकल तो सिलेंड्रिकल होती हैं देखने में, बट पुराने जमाने की बाल्टियां कुछ ऐसे दिखती थी. सो दिस इज कॉल्ड अ फ्रस्टम. एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच आर गिवन? ये उसका एक्सिस है. दिस डिस्टेंस इज r. Basically this is the radius of the smaller face. And
this distance is capital R. This is the radius of the larger face, and the distance between the two centers of the faces is h. ये सब आपको given. Question which I am asking you is कि इस वाले सेंटर से आप एक्सिस के along you are moving a distance, let's say L. यहां से L डिस्टेंस आप गए दूर. माइंड यू दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अगर मैं 2D में देख रहा हूं इसको तो ये स्ट्रेट लाइन है, वैसे 3 डायमेंशनल फिगर होगा. सो अगर आप यहां से L डिस्टेंस दूर गए और आपने कट किया, यहां पे एक सेक्शन ले लिया, इसका कट कर लिया, क्रॉस सेक्शन. उस क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना होगा ये मैं आपसे जानना चाहता हूं. कुछ ले लो इसका रेडियस, R0 ले लो या R1 ले लो. यहां पर रेडियस R1 है. R1 का वैल्यू लीनियर वेरिएशन से आराम से सोच समझ के बताओ बेटा. आत्मन देव बताइए आंसर. Yes, sir, same. सेम मीनिंग जो ये टाइप किया है इसने, आद्या ने जो टाइप किया है. No, sir, I'm saying, sir. ओके. आद्या बेटा इसका आंसर ये नहीं है, डिफरेंट है. ट्राई करो, फिर से ट्राई करो. RL/H में अगर आपने L0 रख दिया तो 0 आ रहा है. L0 का मतलब है आप यहीं पर हो. आपके अकॉर्डिंग यहाँ का रेडियस 0 आ रहा है, जबकि एक्चुअल में रेडियस स्मॉल आ रहा है. Okay, Akshita answered. R plus R over H by L. No, you are not applying. जो मैंने आपको सिखाया था वो चीज आप अप्लाई नहीं. अरे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं. ओके एवरीवन, पहले मैं आपको जो है ना वैसे करके दिखाऊंगा इसे, कि जैसे हमने लीनियर वेरिएशन सीखा था उसको लगाना सीखो. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट आइडेंटिफाई कि यहाँ पर रेडियस किस तरीके से चेंज हो रही होगी. सो रेडियस मस्ट बी चेंजिंग लीनियरली विद L. वो कैसे पता लगा मुझे? बिकॉज दिस लाइन, ये लाइन जैसे देखो, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज द रेडियस, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो सेम लेवल पे रह रही है. इसका थोड़ा सा टिल्ट है इधर की तरफ, ये वाली लाइन टिल्टेड है, बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन. And if it is a straight line, then this distance will increase linearly with the distance along the axis. इसके along आप move करोगे तो your distance linearly increase करेगा because this is a straight line. अगर ये ऐसे होता, देख लें बेटा ध्यान से, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे होता कि ये इस तरीके से जा रहा है, कर्व है, तो मैं नहीं बोल सकता था कि रेडियस जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है विद दिस डिस्टेंस. लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियरली इंक्रीज करेगी. और अगर लीनियर वेरिएशन है तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना बेटा. एट दिस पॉइंट द रेडियस इज स्मॉल r and at this point the radius becomes capital R. So how much is the change in radius? चेंज कितना हुआ है रेडियस यहां से यहां तक? बोलो, चेंज कितना हुआ यहां से यहां तक रेडियस? Capital R minus small r. करेक्ट. तो मैं फिर से लिखता हूं यहां पर. So change is R upon R, R minus R. So this amount of radius has changed in the length L. What will be the change in radius per unit length? भैया आप इधर L तक मूव करे थे तो रेडियस स्मॉल r से कैपिटल R हो गया, चेंज आया R minus R. पर यूनिट लेंथ निकालना है तो क्या करूंगा मैं? I will divide this R minus R. Divide by H. Excellent. Then I want to find यहां से लेकर L डिस्टेंस तक, ये वाला जो L है, इसमें कितना चेंज होगा रेडियस का. So what you will do? You will multiply it by L. Multiply L. Excellent.
बट माइंड यू ये अभी तक क्या आया, ये सिर्फ चेंज इन रेडियस आया है, दिस इज ओनली द चेंज इन रेडियस। यहां का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको ये ऐड करना पड़ेगा उसमें, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट दिस क्वांटिटी इज r माइनस r, यानी यहां से यहां तक चेंज कितना हुआ रेडियस, ठीक है, ये वाला जो क्वांटिटी है इसको ऐसे लिख सकते हो। तो स्मॉल r1 कितना आ जाएगा, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, r1 विल बी इक्वल टू स्मॉल r प्लस दिस वैल्यू। कैन आई डायरेक्टली गिव यू, सपोज इस वाले फेस का मैंने एरिया दे दिया a और स्मॉल है ना, स्मॉल है, और इस वाले फेस का एरिया दे दिया मैंने कैपिटल है, एंड आई अगेन आस्क यू द सेम थिंग, कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्शन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस l। तो मैं आपसे एरिया पूछना चाहता हूं इसका, टेल मी, क्या मैं डायरेक्टली ये रिलेशन लिख सकता हूं कि a1 इक्वल स्मॉल a प्लस इसी की तरह कैपिटल A माइनस a ओवर h इंटू l, विल दिस रिलेशन बी करेक्ट? सभी लोग बताओ मुझे, क्या ये वाला रिलेशन करेक्ट है या फिर इट हैज सम प्रॉब्लम्स? ये रिलेशन ठीक होता इफ, ये रिलेशन ठीक होता इफ एरिया was changing linearly with this distance L, लेकिन एरिया does not change linearly with the distance। ये बात समझ लेना अच्छे से। आपको अगर मैं बोलूं, जैसे पहले एक ने किया था ना कि यहां पर रेडियस आर है, यहां पर कैपिटल आर है, मैंने एकदम बीच में अगर पूछ लिया होता तो आपका आंसर ये करेक्ट हो जाता। लेकिन सोचो अगर मैंने यहाँ का एरिया ए दे दिया और यहाँ का ए दे दिया, तो क्या बिल्कुल बीचों बीच एरिया भी ऐसे ही होगा, आधा होगा क्या? बिल्कुल आधा नहीं होगा एक्चुअली। आधा क्यों नहीं होगा? बिकॉज रेडियस जो है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, एंड एरिया आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, आर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर आर किसी चीज के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है एल के साथ, एरिया जो है वो एल के साथ लीनियरली नहीं करेगा, बीच में स्क्वायर आ गया। आर वॉज चेंजिंग विद एल लीनियरली, एरिया कैन नॉट चेंज लीनियरली विद एल। इसका रिलेशन लीनियर नहीं होगा, कुछ स्क्वायर वाला होगा। ये लीनियर था और इसमें कुछ स्क्वायर आएगा 100%। सो ये रिलेशन गलत होगा, बिकॉज एरिया इज नॉट चेंजिंग लीनियरली विद डिस्टेंस। तो ये चीज आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगी, यार कौन सी चीज लीनियरली चेंज होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी होगी। सो इसको थोड़ा सा ना मैं अभी और थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखो, r1 माइनस r डिवाइडेड बाय l इक्वल्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइड बाय h। इस वाले को हमने ऐसे करके लिख दिया यहाँ पर। नाउ व्हाट इज r1 माइनस r? ये r1 है इधर, r1 एंड दिस इज r। सो r1 माइनस r अगर आप ध्यान से देखो, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं आपकी बात। देखो ये सब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल ही चल रहा है बेटा। लीनियर वेरिएशन तो सुनने में कभी आपको लगे कि अजीब सा हो गया कुछ, बट ये सब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल है, देखेंगे ध्यान से। और फिजिक्स में मैं आपको बता देता हूं, जितने ज्यादा आप कनेक्शंस ढूंढोगे ना चीजों के बीच में, उतनी अच्छी समझ में आएगी फिजिक्स। देखो ध्यान से, this radius here, this is r1, this is small r, what is r1 minus r? ये वाली क्वांटिटी, this is r1 minus r। ये समझ में आता सबको? r1 minus r डिवाइड बाय l, l तो यही था, this is l। so ये क्या लिखा है मैंने, r1 minus r डिवाइड बाय l is the tan of this angle। अगर इस एंगल को थीटा बोल दे मैंने, तो this is tan of this angle, सिंपल। बोलो यहां तक क्लियर है? ये क्वांटिटी क्या है? tan ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan ऑफ दिस एंगल है। वही आप इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा और बड़ा बना दो, ऐसा करो, अब दिखना चाहिए आपको कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। वहां से आप डायरेक्टली रिलेशन लिख सकते थे। नाउ दिस क्वांटिटी बिकम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r
this quantity will be small r, this is capital R, this will be capital R minus small r. Similarly, this was R1 minus R. और ये total distance कितना हो जाएगा h. So again, this quantity divided by this quantity is also equal to tan theta. So this is nothing but an expression of ratios का expression है similar triangle की वजह से. तो यहाँ से भी आप ये चीजें derive कर सकते हो. So all these are related to each other. मैं चाहता हूँ आप ये वाला तरीका लिखना सीखो जिससे कि आपको काइनेमेटिक्स में काम आएगा और कैलकुलस में तो आने वाला है. सो ये इसमें काम खत्म हुआ ये वाला. फाइनली, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रंकेटेड कोन? उसका फॉर्मूला कितने लोग जानते हैं बता दो. ओके, मेनी ऑफ यू नो दिस. वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस. तो सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं. ठीक है, तो मैं आई नॉट गो इनटू द डेरिवेशन. आई वांट कि आप खुद से डिराइव करो एक बार. जो मैंने तरीके बताए उनको यूज करना मे बी, या फिर अपना जो भी तरीका आपको आता है वो यूज करो. इट डजंट मैटर. मैं लिख देता हूं आंसर क्या होता है. सो इट इज पाई बाय 3 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस प्लस r h स्मॉल r इनटू h, वेयर जो ये वेरिएबल्स हैं इनके मीनिंग आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी. So this is the volume of the truncated cone. Okay now. अच्छा, इसकी वैलिडिटी चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, which is also a very important technique in physics. आपको ना जब भी कोई ऐसे नई चीज दे दे तो आप हमेशा उसकी वैलिडिटी जरूर चेक करना आना चाहिए आपको. एक्सट्रीम कंडीशंस में उसको चेक करो. एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या है? जैसे आपने बोला कि मान लो मैं r का वैल्यू 0 रख दूं, तो ये क्वांटिटी ये क्या बन जाएगा? ये वाला शेप, इफ स्मॉल r इज 0, क्या बन जाएगा बोलो? Cone. It will become cone. It will become cone. करेक्ट. तो कोन का फॉर्मूला आना चाहिए, यहां से डिराइव होना चाहिए r को 0 रख के. समझ रहे हैं बात? सो स्मॉल r इज 0, ये 0, दोनों को 0 कर दिया. पाई बाय वही आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h बाय 3. दूसरा एक और चेक लगा सकते हो आप. कैपिटल R एंड कैपिटल R आर इक्वल, तो क्या बन जाएगा ये? Cylinder. It will become a cylinder. तो यानी कि R और R बराबर रखने पर you should fetch the result of cylinder. cylinder कहाँ जाना चाहिए? तो वो भी आ रहा है. तो अगर आप ऐसे चेक करते हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि 100% श्योरिटी हो जाएगी, बट यस यू विल गेट द फीलिंग कि हाँ यार शायद ये मतलब ठीक है, सब रिजल्ट अच्छे से दे रहा है. हाँ तरुण, you have some doubt तरुण? No, sir. ओके. एक और इस चीज का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि कैसे चेक किया जाता है, क्या किया जाता है. जिन लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता है, आप लोग ट्राई करना बेटा इसको डिराइव करने का. ओके, एक और एग्जांपल देखो. मान लो मैंने बोला कि आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन. थोड़ा सा फिजिक्स देखते हैं अभी, है ना. इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है एंड दिस इज परफेक्टली स्मूथ. अब अगर आप लोगों ने पहले ये क्वेश्चन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मान लो आपको नहीं पता इसका आंसर क्या होता है, ठीक है. कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ को ना हो. सो ये इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास आपको दिया हुआ है m. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नोन वैल्यू होती है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g. इसका यूनिट क्या होता है बेटा? g का पता है आपको? व्हाट इज g? Meter per second square. करेक्ट, सेम एज एक्सेलरेशन. तो ये नाम ही इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन पर ड्यू टू ग्रेविटी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Suppose I asked that what will be the acceleration of the block when it is released on this. मैंने उसको यहाँ से छोड़ दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ कितना होगा. So g sin theta. Okay, no. Listen, सुनो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हाउ टू चेक वेदर द रिजल्ट इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आएगा, बहुत टाइम है इसको करने में.
हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें इसके बारे में. सो कुछ आंसर्स दिए मैंने आपको कि इसका एक्सेलरेशन में भी mg sin थीटा होगा, इसका एक्सेलरेशन शायद mg cos थीटा होगा, इसका एक्सेलरेशन शायद g sin थीटा होगा, और या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया g cos थीटा. Now I am trying to explain it to you how to know without solving that which one of these answers is correct. और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हमेशा लिमिट्स पर, एक्सट्रीम्स पर इसको चेक करना होता है. तो सबसे पहली चीज देखो कैसे करेंगे. ये और ये तो पिक्चर से ही बाहर हो गए हैं. रीजन, हमें एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये कुछ फोर्स जैसा आएगा, mg वेट होता है एंड वेट इज फोर्स. तो इनका जो आंसर्स आएंगे वो न्यूटन में होंगे. तो ऑब्वियसली यूनिट्स आर नॉट मैचिंग, दैट मींस दीस टू कैन नॉट बी द आंसर्स. इन दोनों के यूनिट्स मैच कर रहे हैं एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है. अब इन दोनों में से कैसे पता करें. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे देखो. अगर थीटा 0 कर दिया मैंने, इफ थीटा इज 0, फिजिकली सोच के बताओ क्या ये एक्सेलरेट करेगा रखने पे खुद से? No, sir. नो. तो इनमें से जो भी थीटा, बिल्कुल सही, तो इनमें से जो भी थीटा 0 रखने पर 0 आंसर दे रहा है वही हमारा करेक्ट हो सकता है. सो cos 0 is 1, ये तो नहीं दे रहा. sin 0 is 0, ये दे रहा है. दैट मींस दिस इज योर आंसर. अब ये वाली टेक्निक ऐसा नहीं है फिजिक्स में यूज होगी. ये वाली टेक्निक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेसिफिकली ट्रू है. इनफैक्ट आपका जब आंसर आ जाता है किसी भी क्वेश्चन का, आंसर की वैलिडिटी चेक करने के लिए ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सम फॉल्ट इन योर फाइनल आंसर, द थिंग व्हिच वी वर ऑल वेटिंग, कैलकुलस. All right. First of all, the meaning of this word. This word has simply come from calculations. आया तो यहीं से है, तो यानी calculus is nothing but some calculation. अब इसमें ऐसा अलग क्या है यार, कैलकुलस तो इसका मतलब हम कैलकुलेशन तो अभी तक करते हुए आ रहे थे, अरिथमेटिक पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिक पढ़ रहे थे, सब चीज ट्रिग्नोमेट्री, सब में कैलकुलेशन थी. ये इसमें ऐसी क्या अलग चीज है? तो ये ऐसा हमें इसलिए कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है बिकॉज ये अधूरा नाम है. दिस इज नॉट द कंप्लीट नेम. दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इसका जो पूरा नाम होता है, दैट नेम इज कैलकुलस, व्हिच मींस कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस. कैलकुलस ऑफ वेरिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? Sir, change in slope of the graph. Slope? What? Why? Variation. Why are you talking about slope right in the beginning? Change in any quantity. With respect to another quantity. It doesn't matter with respect to what. I'm just concerned with change. That's it. So, calculus of variation deals with calculation when the quantities are changing. Why is it so important in physics? Why do we want to study about variation? Because in this complete universe, जो भी आप quantities पढ़ोगे, ऐसी बहुत कम quantities हैं which remains constant. समय के साथ, जगह के साथ, with time and space, ऐसी बहुत कम quantities हैं which remains constant. तो आपको तो मालूम ही है, टाइम तो कंटिन्यूसली चेंज होते ही रहता है, और ये हमारा अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा. फिजिक्स में ये अल्टीमेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी के लिए नहीं रुकता, कुछ नहीं करता. तो ये हमेशा चलते रहेगा, ये हमेशा मूव करते रहेगा, हमेशा वेरी करेगा. दूसरा एक और जिसको हम स्पेस बोलते हैं, और कलेक्टिवली 3 points will be required in 3 dimension. So this is space. Space भी चेंज हो सकता है. Sometimes this is also an independent variable. Sometimes, not always, but rarely this can be a independent variable. तो बाकी और जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो दोनों इन पे डिपेंड करती हैं, वो इन दोनों पे डिपेंड करती हैं. जैसे कि एग्जांपल क्वांटिटीज का फोर्स, अभी हम
जब वो पढ़ेंगे, वेक्टर्स पढ़ेंगे और स्केलर पढ़ेंगे सब, तो आपको पता लगेगा बहुत टाइप की क्वांटिटीज होती हैं. सो अभी पर्टिकुलरली फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड एनीथिंग, बहुत सारी चीजें. They all depend upon these two quantities. That means all of them are changing. In fact, फिजिक्स में कांस्टेंट रहने वाली इतनी कम क्वांटिटीज हैं कि सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक कंजर्वेशन लॉ होता है. मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे कुछ कंजर्वेशन लॉज, जिसमें से कुछ आप ऑलरेडी जानते हो. कोई कंजर्वेशन लॉ बोलो. Law of conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी गुड. सो अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस में मोमेंटम कंजर्व रहता है. और जब कोई चीज हमें कांस्टेंट दिखाई देती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट कि हम उसको अंडर सम लॉज पढ़ते हैं. क्यों हो जाती है वो इंपॉर्टेंट? क्योंकि किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम उठाया आपने, उसमें आप इसकी कोई भी क्वांटिटी देख लो, रैंडमली वैसे ही अपने आप ही बहुत रैंडमली चेंज होती रहेगी. आपका उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है. जो क्वांटिटी कांस्टेंट दिखेगी, आप उसको पकड़ के बाकी क्वांटिटीज का कैलकुलेशन कर सकते हो. दैट इज व्हाई दीज कंजर्वेशन लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जिनमें से Conservation of energy. यस यस, वेरी गुड. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्चुअली फिजिक्स में जो है ना 5 कंजर्वेशन लॉज होते हैं. मैं आपको पहले बता देता हूं, भी जानना चाह रहे हो तो मोमेंटम है, एक एनर्जी है, एक एंगुलर मोमेंटम है, देन यू विल स्टडी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक कंजर्वेशन लॉ जो है वो आप बाद में पढ़ोगे, वो बैरियन नंबर होता है एक, जो कि अभी जरूरत नहीं है आपको. एंड ऑल दीज कंजर्वेशन लॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 4 तो ये पढ़ोगे आप, ये 3 11th में, एक 12th में, फिर एक कंजर्वेशन ऑफ बैरियर नंबर, वो आप हायर फिजिक्स कभी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, अभी नहीं. सो दीज आर द, समझ में आया कि चेंजेस पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नन ऑफ द क्वांटिटीज इन फिजिक्स और इन एनी एरिया ऑफ साइंस रिमेन्स कांस्टेंट. तो जब हम कोई ऐसी क्वांटिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, then we must know how to study, or what is how to study change. चेंज के बारे में पता होना चाहिए बहुत ज्यादा. अब चेंज जो है कैसे डिफाइन, इसकी क्लियर कट डेफिनेशन बनाई जाती है. फिर नाउ द चेंज इन सम क्वांटिटी, लेट्स से कोई भी क्वांटिटी उठा लिया आपने, विल ऑलवेज बी रिटन एज उसका जो भी फाइनल वैल्यू था, यानी बाद का वैल्यू, माइनस जो भी उसका इनिशियल वैल्यू. ये सबको मालूम है. अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है? लेट अस से द क्वांटिटी व्हिच वी आर कंसर्न्ड विद इज x. x कैन बी फोर्स, कैन बी प्रेशर, कैन बी टेम्परेचर, एनीथिंग. तो चेंज अगर मुझे लिखना है तो उसके आगे एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया जाता है व्हिच इज कॉल्ड डेल्टा. इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? हम डेल्टा x. डेल्टा x. And it will be always calculated as x final minus x initial. Final value minus initial value. अब यहीं से सोच के बताओ मुझे, if delta x is positive, that means delta x is greater than 0. तो मैं x के बारे में क्या बोल सकता हूं? That x has increased. Obvious? बोलो. Yes, sir. Delta x Yes, sir. is negative, then x has decreased. And if delta x is 0, x has Constant. remained as it is. ठीक है, has it remained constant. तो पहली तो चीज आपको ये चेंज के बारे में ये पता होनी चाहिए. नाउ सिंपल सी चीज, टाइम के लिए अगर मैं जैसे सोचूं, तो टाइम जो होते हैं आपके, 2 टाइप के टाइम रहते हैं. एक होता है बेटा टाइम इंस्टेंट. टाइम की जो डेफिनेशन होती है ना, बहुत मतलब इजी टू डिफाइन टाइम एक्चुअली, तो मैं डेफिनेशन के में नहीं जा रहा हूं. सो एंड टाइम इंस्टेंट, अनदर वन इज टाइम इंटरवल. यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सभी को डिफरेंस मालूम है? लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम
है ना, अभी तक मान लो आप ऐसा कुछ पढ़ते आ रहे थे, लेट्स, ये कौन सा टाइम होगा, टाइम इंस्टेंट होगा या टाइम इंटरवल होगा? सर टाइम इंटरवल। टाइम Yes. इंटरवल। बिकॉज टाइम इंस्टेंट होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये क्लास कितने बजे शुरू हुई, तो टाइम इंस्टेंट सपोज करेक्ट टाइम पर शुरू हुई तो 10:45 AM, दिस इज योर टाइम इंस्टेंट। तो अब ये खत्म होगी क्लास, तो लेट्स से करेक्ट टाइमिंग के हिसाब से 11, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, कितनी देर तक चली, दैट विल बी इन टाइम इंटरवल, सो वो हो जाएगा आपका 1 आवर। और यहां पर आप टाइम इंटरवल लिखते हो, ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर चले और नीचे लिख दिया 12 बज रहे थे, 12 AM, है ना, 12 नून या जो भी लिखना है, ऐसा काम तो नहीं करते हम कभी भी। 5 किलोमीटर चले, यहां पर लिखना होता है डिवाइड करना कितनी देर में चले। सो ठीक है, अगर मैं टाइम इंस्टेंट को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देन योर दिस इज योर टाइम इंस्टेंट। इफ टाइम इंस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, देन टाइम इंटरवल क्या बन जाएगा? ऑब्वियस, डेल्टा टी। डेल्टा टी। Final time instant minus initial time instant will give you the change in time instant, and change in time instant is called time interval. अब मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में होता क्या है, जनरली आपका टाइम इनिशियल जो है वो 0 ले लिया जाता है, जनरल ऐसा मतलब ट्रेंड है, जहां से भी आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, जहां से भी आपने स्टडी करना स्टार्ट किया किसी भी चीज को, वो टाइम इंस्टेंट हम 0 ले लेते हैं। फिर आप देखोगे जो टाइम फाइनल है, that will become equal to delta t, है कि नहीं, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो जनरली हम इसको t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप इक्वेशन पढ़ रहे हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं इसको टाइम, एक्चुअल में तो टाइम इंटरवल है, एक्चुअली दिस इज टाइम इंटरवल, बट ड्यू टू दिस थिंग, क्योंकि हमारा इनिशियल टाइम 0 था, आपका ये वाला जो है टाइम इंस्टेंट बन जाता है फाइनल वाला। So in reality this must be time interval, but time t equal to 0 हमारा इनिशियल टाइम रहता है जनरली, तो इसलिए इसी को टाइम इंस्टेंट भी आप बोल सकते हो। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. गुड, वेरी गुड। चलो धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, स्पीड। नेक्स्ट इज, अभी हमें चेंज समझ में आ गया, नेक्स्ट इज व्हाट इफ y depends on x, तो हम उसको ऐसे लिखते थे ना, y is a function of x। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, कुछ लोग जो है कभी एब्सेंट हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो, ये अभी आपको समझ में आ रहा है y is equal to fx का मतलब क्या है? मान लीजिए ऐसे y is equal to 3x plus 2, सो fx जो है एक्चुअली ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली चीज डायरेक्टली 3x plus 2 will be called fx, it is some expression in terms of x, so this is how function is called। आप इसको ये भी समझ सकते हो कि y is depending on x, so obvious सी बात है, if x changes then y changes, y must change, y will change, x चेंज होने पे y चेंज होगा 100%। और अगर ऐसा हो रहा है तो अब मैं इस बात पे इंटरेस्टेड हूं कि x को चेंज करने पर y कितनी तेजी से चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, उसको कुछ इस तरीके से बोला जाता है। क्या जानना चाहता हूं मैं, x को चेंज करने पर y जो कि x पे डिपेंड करता है वो कितनी तेजी से चेंज होता है। Now we are interested in the rate of change in y with respect to x। अब इसको कैसे लिखा जाता है समझो। रेट जो होगा, रेट कैसे होता है, मतलब मान लो आप बाजार जाते हो 5 केजी आलू खरीदने हैं, 5 केजी आलू के आपको 60 रुपए देने पड़े, तो कोई आपसे रेट पूछेगा तो कितना होगा रेट? What will be the rate? 5 केजी के लिए 60 रुपीज देने पड़े, तो रेट कितना होगा? 12 rupees per kg। यस, यू आर मोर, रेट जानने में आप ये कंसर्न होते हो कि यार 1 केजी का यूनिट का बताओ कितना है, तो डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, मान लो मुझे x में कुछ चेंज किया मैंने और y में कुछ चेंज आया, तो y में जो चेंज आया उसको मैं डेल्टा y लिखूंगा, और जितने x के साथ चेंज करने पे आया था उससे डिवाइड कर दूंगा, तो ये वाली क्वांटिटी क्या मिलेगी मुझे? चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x।
और अगर पर यूनिट चेंज इन एक्स है तो ये रेट बन जाएगा. सो दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज इन वाई WRT(x). ये चीज होगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. ये समझ में आता है? यस सर. ओके. नाउ अब हमें थोड़ा सा इसमें और मतलब कैलकुलस अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे. एक्चुअली अभी कैलकुलस नहीं आया है, ये तो सिंपल चेंजेस की बात चल रही है. दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम हियर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. और एग्जांपल मैंने बहुत इजी ले लिया. y is equal to sum 3x plus 2. ये इक्वेशन को सीधा सा समझने का मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने x is the number of kgs of आलू, नंबर ऑफ केजीज ऑफ आलू, y जो होगा जितना आपको पैसा देना पड़ेगा, टोटल मनी पेड. तो मैं जानना चाहता हूं कितने किलो आलू खरीदा और y मेरा कितना मैंने पैसा दिया. तो कुछ इस टाइप का रिलेशन है. तो यहां से क्या आप मुझे देखकर ये बता सकते हो कि थ्री क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज 3? चलो 2 भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बट अगर y is equal to 3x लिखा है तो एक्चुअली 3 इज द रेट ऑफ दैट आलू. कि आपके आलू का रेट क्या चल रहा है. 3 रुपीज पर केजी है. नंबर ऑफ केजीज मल्टीप्लाई करोगे तो जितना टोटल पैसा देना पड़ेगा वो आ गया. अब ये 2 क्या है? एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट आपको ऐड हो रहा है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टैक्स. नो, टैक्स एक्चुअली विल डिपेंड अपॉन टैक्स. देखो याद करो परसेंटेज में होता है. तो जितना आपका आलू हुआ, जितना पैसा हुआ, उसका कुछ परसेंट लगेगा. टैक्स इज नॉट कांस्टेंट, है ना? तो ये 2 रुपए हो सकता है. मे बी आपने जो भी एक कुछ बैग खरीदा होगा, है ना, जिसमें आप आलू ले जाओगे, पॉलिथीन ली होगी, जो भी, पॉलिथीन तो बैन हो गई आजकल, लेकिन कुछ तो आपने कांस्टेंट एक चीज ली होगी जिसमें आपको आलू रख के लेके जाने हैं. तो ये कांस्टेंट चीज है वो, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब इन जनरल इंडिपेंडेंट ऑफ कि कितना आलू खरीदा आपने. अब मैं, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली कुछ चीजें मान के चल रहा हूँ. मान लो 1 से लेके 10 केजी तक ही खरीदा है आपने, और ये बड़ा सा बैग है कोई, तो 1 से 10 केजी का आलू और आराम से इसमें आ जाएगा. सो ये इंटरप्रिटेशन है एक छोटी सी, आप इस इक्वेशन की समझो. बट अल्टीमेटली ये इक्वेशन देखकर अगर कोई आपसे पूछे आलू का रेट क्या था, तो आलू के रेट में आप इसको नहीं लोगे, आप सिर्फ इसको लोगे. 3 इज द रेट ऑफ आलू, 3 रुपीज पर केजी. मतलब x की क्या वैल्यू डालने पर y की क्या आ रही है, उससे आपको रेट नहीं पता लगेगा डायरेक्टली. बिकॉज इफ यू पुट x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 डाला तो y आ गया 5, 3 डाला तो कितना 11. तो यहां से आपको डायरेक्टली रेट नहीं पता लगेगा. रेट कैसे पता लगेगा? फाइंड द चेंज इन x. जैसे 4 पे और लिख लो, 4 पे कितना आ रहा है वैल्यू? 14. ठीक है, और दैट्स इट. चलो, तो रेट कैसे पता लगेगा आपको? ध्यान से समझना. आप पहले जानोगे आपने x में कितना चेंज किया, x की वैल्यूज में. तो ये चेंज आया डेल्टा x इक्वल टू 2, है ना, 3 - 1. फिर जानोगे इसमें कितना चेंज किया, तो ये वैल्यू कितने आई? 6. एंड टू फाइंड द रेट व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड डेल्टा y बाय डेल्टा x टू गेट 6/2 which is 3. पर यूनिट कितने एक्सचेंज करने में y कितना चेंज हो रहा है, उससे आपको रेट मिला आलू का क्या रेट है, ना कि डायरेक्टली x और y की वैल्यू से. तो मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिजिक्स में अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार चेंज कितना हो रहा है वो होता है. तो उसकी स्टडी हम यहां पर करेंगे. अब देखो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर 3 से 4 चेंज लाता हूं तो डेल्टा x 1 है, और 11 से 14 लेके जाता हूं तो डेल्टा x 3 है. तो कहीं का भी डेल्टा y 3 है, तो कहीं पर भी आप डेल्टा y बाय डेल्टा x करो, हमेशा 3 आ रहा है ना. 3/1 तो 3 आ रहा है. इट डजंट मैटर कि x कहां से कहां तक का चेंज ले रहे हो, y कहां से कहां तक का हो रहा है. सो आपका वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है हमेशा. अगर हमेशा ही ऐसा हो रहा होता तो हमें कैलकुलस की एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं थी. बट प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन योर इक्वेशंस आर नॉट सो सिंपल, व्हेन योर इक्वेशंस आर समथिंग लाइक दिस, y is equal to x square, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं.
चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे x का वैल्यू 1 रखा तो y कितना आता है 1, 2 रखा तो 4 आता है, 3 रखा तो 9 आता है, 4 रखा तो 16 आता है। यहां पर 1 का चेंज कर रहे हो तो यहाँ 3 का चेंज हो रहा है, यहां जाके 1 का करते हो चेंज तो यहाँ 5 का चेंज हो रहा है। सो दिस रेट इज नॉट कांस्टेंट। यहां पर रेट कांस्टेंट है ही नहीं। यहां चेंज करोगे तो 3 आ रहा है, यहां चेंज करोगे 5 आ रहा है, नेक्स्ट यहां चेंज करोगे तो 7 आ रहा है ये चेंज। सो इस चीज के लिए हमें, क्योंकि समटाइम्स चेंज इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, इसके लिए हमें कैलकुलस का रिक्वायरमेंट होता है। And to study calculus, to begin calculus, first you must understand what are infinitesimal quantities. Finite quantities होती हैं बहुत बड़ी quantities। तो क्या 1 crore infinite है? बोलो। No, sir. No. No. 1 crore is not infinite. This is not infinite. This is also not infinite. As long as you are able to represent a number, any number, लगाते चले जाओ 0, as long as you are able to represent that number, you can always write a number greater than that. That means अगर represent कर दिया तो infinite Infinite. उसमें suffix Very small. ये वाली बात समझना। infinite के लिए क्या होता है, एक symbol होता है which tells you कि एक बड़ी quantity है, we are not able to write it, लिख नहीं पा रहे हैं। Similarly, infinitesimal quantities के साथ भी ऐसा ही है, समझ लेना बेटा। If you are able to express it, then it is not infinitesimal. Infinitesimal का मतलब होता है कि decimal के बाद infinite number of zeros हैं, तब कहीं जाके कोई नंबर आ रहा है। तो ये infinite और decimal का आप मान सकते हो, दो नंबर्स का मिक्सचर है। इसमें क्या होता था, नंबर के बाद infinite amounts of zeros लगी हुई हैं, तो इनफाइनाइट नंबर। ऐसे यहाँ पर तो एक ही बात बोल रहा हूँ बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। वेरी स्मॉल क्वांटिटीज आर कॉल्ड इनफाइनाइटेसिमल एंड एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस विल नॉट बी इनफाइनाइटेसिमल। जैसे 1/10⁻100, बताओ मुझे क्या ये इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी होगी? नो सर। No, sir. सर पर 1/infinity हो सकता है। नो, दैट इज नॉट अ नंबर। ध्यान दो बेटा, ये नंबर नहीं, इट इज नॉट अ क्वांटिटी। ध्यान रखना ये बात, ये नंबर नहीं है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर सो लार्ज such that you cannot write it in any expressible form.